हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14.4 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक और नॉन पीरियोडिक मोशन। गिव पीरियड फॉर ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन अगर है तो फिर आपको पीरियड देना है। अब देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ था एग्जाम्पल में, आपको याद है तो यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी के लिए, तो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है और सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो ये कौन सी मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है और विथ टाइम पीरियड 2 बाई ओमेगा। साइन क्यूब ओमेगा टी, तो साइन क्यूब ओमेगा टी के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये बी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। साइन क्यूब ओमेगा टी, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे 1/3 कर देते हैं और ये बन जाएगा 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। तो ये भी देखो तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मतलब ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है और यहाँ पे भी टाइम पीरियड रहेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा। अब ये 3 cos π/4 माइनस 2 ओमेगा टी, तो ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसका टाइम पीरियड रहेगा 2 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे 2 ओमेगा है ना, तो 2 ओमेगा दैट इज पाई डिवाइड बाई ओमेगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सी? डी वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी हमें सिलेक्ट करनी है टाइम पीरियड के लिए। तो टाइम पीरियड आएगा फिर से 2 बाई ओमेगा, नॉट 3 ओमेगा, नॉट 5 ओमेगा, क्योंकि सबसे लीस्ट वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखो ई जो है वो नॉन पीरियोडिक मोशन है और ये भी तो नॉन पीरियोडिक मोशन है, तो फिर इसके लिए तो टाइम पीरियड फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 14.4 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14.7। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इफ द इनिशियल टी इक्वल टू 0 पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर। समझना, t इक्वल टू 0 टाइम पे पोजिशन ऑफ द पार्टिकल है 1 सेंटीमीटर। इट्स इनिशियल वेलोसिटी मतलब v नॉट इक्वल टू ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज? एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए और इनिशियल फेज क्या होना चाहिए? द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज पाई सेकेंड इनवर्स, मतलब ओमेगा जो आपको दिया हुआ है वो पाई सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू आपको बोला गया है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। सबसे पहले एट t इक्वल टू 0, x क्या है 1 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड हमें चाहिए, ये कॉस ओमेगा टी तो हो गया 0 और ये बनेगा 5, ये इक्वेशन 1। ये x के लिए हमें मिल गया, ठीक है ना। ये हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की। सेकंड कंडीशन आपको वेलोसिटी दी हुई है इनिशियली, तो वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? डिफ्रेंशिएशन होके माइनस ए ओमेगा कॉस का बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे भी कंडीशन रखो एट टी इक्वल टू 0। चलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा, तो ये ओमेगा इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन 5 बनेगा, क्योंकि ओमेगा टी है 0, ओमेगा ओमेगा कैंसल,
तो ये 1 इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस ए साइन फाई इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 का रेशियो ले लो तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो आपको पता चलेगा tan फाई इक्वल टू -1 है। अब tan फाई इक्वल टू -1 का मतलब क्या, फाई की वैल्यू -π/4। और देखो ये एक सर्कुलर मोशन की तरह आप समझो कि सपोज एक सर्कल है और इनिशियली हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो अगर इस तरफ से आप एंगल देखने जाओगे तो आपको मिलेगा -π/4, बट एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखने जाओगे तो आपको मिलेगा 2π - π/4, और 2π - π/4 करने जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 5π/4। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए कि a cos फाई की वैल्यू +1 है और sin फाई की वैल्यू -1 है। तो ऑल एस टी सी के हिसाब से देखो, ऑल एस टी सी के हिसाब से ऐसी पोजीशन ढूंढो जहाँ पे साइन नेगेटिव हो और कॉस पॉजिटिव। कॉस की वैल्यू आपको चाहिए पॉजिटिव और साइन की वैल्यू आपको चाहिए नेगेटिव। यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव, मतलब ये भी नहीं हो सकता। कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो ये सही है। फिर ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे -π/4 एंगल सही था, या तो 2π - π/4, तो ये बन जाएगा 7π/4, ये एंगल एक सही है। तो और करके यहाँ पे दूसरा आएगा 7π/4। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2π - π/4 करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको एंगल पॉजिटिव चाहिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला। तो पूरा होता है 2π, उसमें ये π/4 है, उतना आपने सब्ट्रैक्ट किया, 4 2 8 -1 दैट इज़ 7, तो ये 7π/4 आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, चलो यहाँ तक सही। अब आगे देखो क्या पूछा है उन लोगों ने। एक आपको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड और एक फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू मिल गई, अब एम्पलीट्यूड के लिए किसी एक इक्वेशन में उसको रख दो। किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ पे हम रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू a cos फाई की वैल्यू में -π/4 लिखूँ, वो तो पॉजिटिव ही मिलने वाली है, तो 1/√2, तो a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे √2। ठीक है ना, तो मुझे a मिल गया √2 सेंटीमीटर। अच्छा चलो, अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो। इफ इंस्टेड ऑफ द कोसाइन फंक्शन वी चूज द साइन फंक्शन टू डिस्क्राइब SHM, तो सेम मेथड से यही क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है। चलो उतना काम आप कर सकते हो, ये सेम मेथड से करना है, बट फ़र्क क्या पड़ेगा, पोजीशन का फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी का भी फॉर्मूला डिफरेंट मिलेगा, तो इक्वेशंस आपको डिफरेंट मिलेंगे, मतलब फेज डिफरेंस आपको डिफरेंट मिलेगा, बट एम्पलीट्यूड फिर से वही रहेगा, क्योंकि जो मोशन है वो सेम है। तो a की वैल्यू आपको √2 मिली है, तो b की वैल्यू भी आपको √2 ही मिलेगी। क्लियर? चलो, तो उतना आप कर सकते हो। अभी देखते हैं 14.8। अ स्प्रिंग बैलेंस हैज़ अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 किलोग्राम। याद रखना, ये उसकी कैपेसिटी है। द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से क्या पता चलेगा, F इक्वल टू K इंटू डेल्टा L रख दो। फोर्स कितना मैक्सिमम लग सकता है, 50 इंटू जी mg इक्वल टू K इंटू डेल्टा L, मतलब 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि G पता है 9.8।
चलो के मिल गया। When displaced and released oscillate with time period 0.6, what is the weight of the body? अब देखो यहाँ से आपको के मिल गया, कहाँ से? ये फर्स्ट लाइन से। ये जो फर्स्ट लाइन है वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी दिखाती है, और बाकी का जो है वो t इक्वल टू आपको पता है, तो 2π√m/k की हेल्प से आप m निकाल सकते हो, और m की हेल्प से वेट ऑफ द बॉडी mg निकाल सकते हो। ये समझ में आया? चलो, व्हाट इज़ द वेट ऑफ बॉडी निकल गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, तो f इक्वल टू क्या करोगे? 1/t। चलो यहाँ पे कर देंगे f इक्वल टू 1/t, ये मिल गया। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मास, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? तो ओमेगा स्क्वायर इंटू, आप ए कर सकते हो, सॉरी हाँ एक्सेलरेशन है ना, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मतलब एम्पलीट्यूड। ओके यहाँ पे 14.8 के बाद 14.10 आ गया। हाँ, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस है, इसीलिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं दिया था। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ वेट ही फाइंड करना था। चलो, वेट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ही अलग है, 14.9 है, मैंने उसका भी डेटा साथ में ले लिया था, ओवरलैप हो गया था इसलिए। ठीक है, इसलिए सोच रहे थे कि एम्पलीट्यूड कहाँ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे वेट मिल गया आपको। अभी 14.9, अ स्प्रिंग हैविंग विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर। ओके, के दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, डिस्टेंस पुल्ड साइड वेव टू अ डिस्टेंस, मतलब ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो मतलब ये एम्पलीट्यूड है, ये मास है, और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए बोला गया, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√k/m, 1 टाइम पीरियड होता है ना, इससे उसका उल्टा फॉर्मूला। मैक्सिमम एक्सेलरेशन एमएक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए करना है, और ओमेगा कहाँ से मिलेगा? 2πf से। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड, तो वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा इंटू ए करना है, ओमेगा कहाँ से मिलेगा? 2πf से। तो सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस कैलकुलेशन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखते हैं एक्सरसाइज 14.10। इन एक्सरसाइज 14.9, let us take the position of mass when the spring is unstretched as x equal to 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें लेनी है x equal to 0 पे, and the direction from left to right as the positive direction of x axis। Give x as a function of time for the oscillating mass if at the moment we start stopwatch t equal to 0 the mass is at mean position। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करें तो सिंपल है, तो यहाँ पे x इक्वल टू बनने वाला है a sin ओमेगा t, क्योंकि x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 टाइम पे मिलना चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन, मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन के लिए होना चाहिए कॉस वाला ग्राफ, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से फिर डिक्रीज होकर 0 पे आता है, तो ये कॉस की वैल्यू भी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 1 से डिक्रीज होते होते 0 तक जाएगी। ओके, तो ये दो तो डायरेक्ट आपको मिल गए। एट मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन में क्या होना चाहिए? मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन पे ग्राफ जो है वो -a से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे -a लिख देते हैं, कॉस ओमेगा टी। ये तीनों हमें मिल गए। हाँ, ओमेगा आपको यहाँ से मिल जाएगा और a की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो कोई टेंशन है नहीं, बस इसमें रख दो, आंसर आ गया। a एंड ओमेगा की वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है, ये 14.10 का सॉल्यूशन हुआ।
अभी देखते हैं 14.11 figure correspond to two circular motions. Okay, the radius of the circle and the period of revolution, the initial position and the sense of revolution, clockwise or anti-clockwise, are indicated on each figure. Obtain the corresponding simple harmonic motion of x projection of the radius vector of the revolving particle p in each case. एकदम इजी, देखो ये जो डायग्राम है उसके लिए समझो, x इक्वल टू a एम्पलीट्यूड कॉस, चलो इसका ओमेगा टी देखो, ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव आएगा तो माइनस ओमेगा टी। इनिशियली टी इक्वल टू 0 टाइम यहाँ पे है, तो ये जो रेफरेंस लाइन है उससे आप यहाँ तक आते हो तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है, वो भी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस पाई बाई 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू ए कॉस, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी और t इक्वल टू 2 सेकेंड है, माइनस पाई बाई 2। ओके, तो x इक्वल टू ए कॉस, यहाँ पे t तो रहेगा स्मॉल t, ये बन गया पाई टी, मतलब माइनस पाई इंटू टी प्लस पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई बाई 2। अब ये कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, इसलिए कॉस माइनस थीटा है तो आप कॉस प्लस थीटा लिख सकते हो, और पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, मतलब कॉस की वैल्यू आएगी नेगेटिव और फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो माइनस ए कॉस का हो गया साइन और पाई इंटू टी। ठीक है, और a मतलब एम्पलीट्यूड कितना है 3 सेंटीमीटर, तो a की जगह पे लिख दो 3 पहले से ही, तो ये आपका आंसर। ओके, सेम वे इसके लिए देखो, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी पॉजिटिव, t इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये इधर से आप आए ना, आप इधर से आओ तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर से आओ तो क्लॉकवाइज, मतलब प्लस और माइनस लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस पाई, माइनस पाई लिखोगे तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पाई प्लस समथिंग है मतलब कॉस वैल्यू नेगेटिव, मतलब माइनस ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और माइनस ए मतलब 2 मीटर, कॉस ओमेगा मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी, टाइम पीरियड कितना है 4 सेकेंड, मतलब डिवाइड बाई 4 और इंटू टी, तो ये बना माइनस 2 कॉस पाई बाई 2t। ओके, 14.12 कुछ ऐसा ही है। प्लॉट द कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस indicate the initial position of particle, the radius of the circle and the angular speed of the rotating particle. For simplicity, the sense of rotation may be fixed to be anti-clockwise in every case. Okay, हर एक केस में आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो सर्कल कैसे बनाते हैं समझो, सब में बनाने तो सर्कल ही है, तो ए बी सी डी 4 है हमारे पास, चारों के लिए एक एक सर्कल, और एक्सिस भी ले लेते हैं। चलो, ये 4 हमारे पास डायग्राम है, तो कॉपी करके पेस्ट करके रख देते हैं पहले तो। सबसे पहले जो है ओमेगा टी आपको यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रहा है, पाई बाई 3 भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बट ये माइनस है देखो, तो सबसे पहले ये माइनस को अंदर लेके जाओ तो
2 साइन माइनस 3t माइनस पाई बाई 3 हो गया। अब ये दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है ना। ओके, सेंस ऑफ रोटेशन हमें लेना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैंने कर दिया सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। ये पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से करेगा वही सोचना है आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव भी आ जाए, मतलब 2, और ये साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस 3t प्लस पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 2 कर देते हैं। तो देखो पाई बाई 2 प्लस समथिंग, तो कॉस तो नेगेटिव आएगा और साइन में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 कॉस 3t प्लस 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा 150 डिग्री। तो t इक्वल टू 0 टाइम इसके लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये एंगल जो है वो 5 पाई बाई 6 है। अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो गई, इनिशियल फेज भी हो गया, और ये फंक्शन प्लस में भी आ गया। समझ में आया? बस इतना सा काम करना है। और ये जो रेडियस होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, और ये जो टाइम पीरियड है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा है तो 2 पाई बाई टी करो, 2 पाई बाई ओमेगा करो, तो ये आपको टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई बाई 3। क्लियर? सेकंड में देखो x इक्वल टू कॉस, मतलब ये 1 सेंटीमीटर रेडियस है, कॉस पाई बाई 6 माइनस ओमेगा टी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो कॉस तो इवन फंक्शन है, तो कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा होता है, तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो, इसलिए t माइनस पाई बाई 6 भी कर सकते हो। अब माइनस पाई बाई 6 है तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी इनिशियल पोजीशन होगी, तो यहाँ पे कहीं पे है सपोज t इक्वल टू 0, और ये एंगल इस तरफ बन रहा है पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड देखो फिर से आया साइन, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है कॉस में, तो यही x इक्वल टू 3 साइन का हमें करना है कॉस, ये 2 पाई बाई 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, 3 कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 ऑलरेडी था, प्लस पाई बाई 2 करने से कॉस का हो जाएगा साइन, और पाई बाई 2 प्लस समथिंग मतलब नेगेटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको साइन में साइन का साइन ही रखते हैं, ये एडिशनल आपको 90 डिग्री का फेस शिफ्ट दे देगा, एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखा देना है। और स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, देखो साइन लिया है हमने, तो ऑलरेडी यहाँ पे है, और प्लस पाई बाई 4 मतलब यहाँ तक आ जाएगा, तो ये एंगल बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 इनिशियल फेज, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये इनिशियल फेज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो गई, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आएगी। बट अगर आपको कॉस लेके ही करना है, एक्स प्रोजेक्शन पे जाना है, तो x इक्वल टू यहाँ पे सोचो 3 साइन का बना दोगे आप कॉस, यहाँ पे 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस समथिंग है तो साइन पॉजिटिव मिलेगा आपको, पाई बाई 2 माइनस समथिंग है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो तब भी आपको आंसर ये पॉजिटिव मतलब एज इट इज़ मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 कॉस 2 पाई टी माइनस पाई बाई 4, और माइनस पाई बाई 4 है इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेगा फिर ये वही पार्टिकल t इक्वल टू 0 टाइम पे, और ये पाई बाई 4 एंगल बनेगा नेगेटिव इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है।
यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट दे दिया है x इक्वल टू 2 cos पाई टी, कोई इनिशियल फेज है ही नहीं, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा t इक्वल टू 0 विथ 0 फेज। ये उसका सर्कल बन गया और 2 उसकी सेंटीमीटर मतलब रेडियस बन गई। ठीक है, चलो ये चारों डायग्राम बन गए। नाम दे देते हैं, ये A के लिए था, ये B के लिए, यहाँ पे C, यहाँ पे D। चलो अभी नेक्स्ट 14.13 फिगर 14.26a shows a spring of force constant K clamped rigidly at one end and mass m attached to its free end. A force F is applied at the free end, stretches the spring. ओके, फिगर बी में दोनों तरफ से एंडिंग पॉइंट फ्री है और दोनों तरफ से एफ फोर्स लग रहा है। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इन द टू केस? दोनों केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन आपको कितना मिलेगा? तो देखो फर्स्ट केस में F इक्वल टू KX लगेगा, F इक्वल टू KX। तो जो एक्सटेंशन है, ठीक है, यहाँ पे हम डेल्टा L कर देते हैं, तो जो एक्सटेंशन आपको मिलेगा डेल्टा L वो मिलने वाला है F डिवाइड बाई K। ओके, सेकेंड में देखो दोनों तरफ F फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेकेंड में देखो तो दोनों तरफ F फोर्स लग रहा है, मतलब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम बन गया 0। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये मास के ऊपर जब फोर्स लग रहा है तब ये उसको रिजिड सपोर्ट दे रहा है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तब ये उसको रिजिड सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से आएगा F इक्वल टू K डेल्टा L, और यहाँ पे भी आपको डेल्टा L मिलेगा F बाई K। ओके, तो दोनों में आंसर सेम F बाई K। सेकेंड, इफ द मास इन फिगर A एंड B ओके आर रिलीज्ड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस? समझना, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन ईच केस। तो यहाँ पे फर्स्ट केस जो है उसमें टाइम पीरियड मिल जाएगा आपको डायरेक्ट 2 पाई अंडर रूट m बाई K से, वो तो ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है। B में आपको लेना है पहले रिड्यूस्ड मास m, या तो उसको म्यू से डिनोट कर दो, दोनों मास का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों मास का एडिशन, दोनों तरफ मास सेम है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, बट यहाँ पे सेम है। तो ये हो गया m स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m, तो ये बन जाएगा m बाई 2। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो बनेगा 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई K बनेगा। अभी जो मास आएगा वो रिड्यूस्ड मास आएगा, तो 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई 2K, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई 2K यहाँ पे आंसर आएगा। क्लियर? तो आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है रिड्यूस्ड मास का। चलो ये दोनों का सॉल्यूशन हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14.14। द पिस्टन इन अ सिलेंडर हेड अ लोकोमोटिव हैज़ अ स्ट्रोक ऑफ 1 मीटर, मतलब एम्पलीट्यूड हो गया। देखो आपको एम्पलीट्यूड दे दिया गया है। इफ द पिस्टन मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको ओमेगा दिया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? तो वी मैक्स के लिए करना क्या है? ओमेगा इंटू ए, सीधा आंसर। ओके, 14.15 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द surface of moon is 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What is the time period of a simple pendulum on the surface of moon if its time period on the surface of earth is 3.5 सेकेंड? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी, ठीक है ना, क्योंकि टी का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड ऑन मून डिवाइड बाई टाइम पीरियड ऑन अर्थ इक्वल टू अंडर रूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिवाइड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून करना है। टाइम पीरियड ऑन मून आपको फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ आपको दिया हुआ है 3.5।
इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट में लेना है 9.8 डिवाइड बाई 1.7, तो टाइम पीरियड ऑन मून आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये हुआ 14.15 का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। A simple pendulum of length L and having a bob of mass capital M is suspended in a car. The car is moving on a circular track of radius r with uniform velocity v. If the pendulum makes a small oscillation in radial direction about its equilibrium position, what is the time period? ओके, टाइम पीरियड क्या रहेगा? चलो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला एज इट इज़ वही रखो, t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी की जगह पे आ जाएगा g इफेक्टिव। अब सोचो कि जो पेंडुलम है, सपोज ये पेंडुलम है, तो उसके ऊपर एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा, मतलब एक एक्सेलरेशन g होगा, और दूसरा सेंटर से दूर की ओर, क्योंकि ये जो कार है वो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, तो ये v² अपॉन r उसका एक एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जो g इफेक्टिव है दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसलिए आपको मिलेगा अंडर रूट इन दोनों का एडिशन, मतलब g प्लस ए सी, g² प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये 2 अंडर रूट एल डिवाइड बाई अंडर रूट आपको मिलेगा g² प्लस v⁴ डिवाइड बाई r²। ये आंसर, ये एकदम इजी है। g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू बोथ द एक्सेलरेशंस। A cylinder piece of cork of density of base area A and height h floats in a liquid of density rho L. The cork is depressed slightly and then released. Show that the cork oscillates up and down simple harmonically with a period of this. Rho is the density of cork. Okay, एकदम easy है। स्टूडेंट्स बोलेंगे एक सर बोलेंगे, हर एक क्वेश्चन पे बोलते हैं एकदम इजी है, एक बार खुद से अननोन क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्यों, और वो भी केमिस्ट्री के, या तो बायोलॉजी में आते हैं तो उसके। चलो यहाँ तक ये लिक्विड भरा हुआ है, हमने फिजिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, और ये जो कंसेप्ट है वो तो 9th स्टैंडर्ड में भी था आपके। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको याद है तो बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। सपोज एक कॉर्क है, वो पानी के अंदर ऑलरेडी y जितना डूबा हुआ है, और उसको आप एडिशनल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो डेल्टा y, ताकि ये ऊपर नीचे ऑसिलेशन करे, ठीक है। तो जो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह से फोर्स कौन सा लगेगा, देखो नॉर्मल कंडीशन में तो टोटल फोर्स 0 था, तो रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y, ये क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा ऊपर की ओर नेट अपवर्ड फोर्स मिलेगा, और ये अपवर्ड फोर्स कितना होगा m डैश इंटू जी, मास डिस्प्लेस, एडिशनल मास आपने कितना डिस्प्लेस किया, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर आएगा। वॉल्यूम कितना रहेगा, एरिया इंटू लेंथ, a इंटू डेल्टा वाई इंटू जी। अब यहाँ पे देखो तो रो एल ए जी कांस्टेंट, तो F इक्वल टू आपको ये फॉर्मूला मिला, हैंस F इक्वल टू के डेल्टा वाई के साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा K इक्वल टू रो एल ए जी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो ये 2 पाई अंडर रूट एम, एम मतलब मास ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, तो डेंसिटी उसकी है रो, और वॉल्यूम है एरिया इनटू
उसकी जो हाइट दी हुई है वो है h। अभी तो टोटल मास लेना है ना, ऑसिलेशन तो टोटल मास कर रहा है, तो ये ले लिया h डिवाइड बाई k की जगह पे आएगा रो एल a इंटू जी। तो a कैंसल आउट, बाकी जो बचा वो आंसर, मतलब टाइम पीरियड हमें यहाँ पे मिल गया 2 पाई अंडर रूट रो एच डिवाइड बाई रो एल जी। ठीक है, एकदम इजी है। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है 14.19। वन यू शेप्ड one end of a U-shape containing mercury is connected to a suction pump and the other end to a atmosphere. A small pressure difference is maintained between the two columns. Show that when the suction pump is removed, the column of mercury in U-tube executes simple harmonic motion. तो suppose सबसे पहले नेचुरल जो उसकी लेंथ होती है वो देख लेते हैं। सपोज ये मर्क्यूरी कॉलम है, ये ठीक से बनेगा भी नहीं, अच्छे से बना लेते हैं। अंदर भरा हुआ है मर्क्यूरी, तो ये उसकी इनिशियल हाइट और फिर हमने डिस्प्लेस कर दिया। मैं डिस्प्लेस की हुई डायरेक्ट हाइट आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सपोज ये जो आपको लाइन दिख रही है वो है इक्विलिब्रियम लाइन, और उसका नीचे से जो डिस्टेंस है वो हाइट है h। अब जब हमने मर्क्यूरी को इतना नीचे की ओर डिस्प्लेस किया, सपोज y जितना, तो इतना एग्जैक्ट y जितना ऊपर की ओर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो टोटल डिफरेंस आपको नज़र आएगा, टोटल डिफरेंस जो आपको नज़र आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो रह जाएगा 2y। समझ रहे हो, यहाँ पे y जितना पानी नीचे गया मर्क्यूरी, तो यहाँ पे y जितना मर्क्यूरी ऊपर चढ़ा। अब जो एडिशनल जो फोर्स क्रिएट होगा वो होगा प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना होगा, रो जी इंटू 2y, और सामने एरिया A, तो 2 रो जी ए इंटू वाई, ये F इक्वल टू के वाई जितना बन गया। हैंस आप लिख सकते हो कि ईयर कांस्टेंट इज 2 रो जी वाई। जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड ही है किसका, रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए यहाँ पे भी आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा और उधर भी माइनस लगाना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ कंपेयर करो तो ये K बन गया। ओके, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करना था, 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाई के, तो 2 पाई अंडर रूट, चलो m क्या रहेगा, तो m ऑसिलेशन जो कर रहा है लिक्विड उसका पूरा मास, तो टोटल मास के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो, वॉल्यूम में क्या रहेगा, एरिया इंटू हाइट करना पड़ेगा ना आपको। अब हाइट कितना, तो इस तरफ भी h उस तरफ भी h, टोटल मास लेना है, तो अभी ऐसा समझ लो कि ये दोनों बैलेंस कंडीशन में है, तो दोनों तरफ h हाइट, तो ये 2h हाइट हो गया, और डिवाइड बाई k क्या मिला आपको, k मिला था 2 रो जी ए, 2 रो जी ए, तो 2 रो जी ए, तो यहाँ पे मिलेगा 2 पाई अंडर रूट h डिवाइड बाई जी टाइम पीरियड। ठीक है, चलो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 का न्यूमेरिकल्स यहाँ पे फिनिश हुए, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फिनिश हुआ, और सभी क्वेश्चंस एक बार अच्छे से लर्न कर लेना, रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, अगर कहीं पे डाउट लगे तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।